जय श्री राम साथियों, मैं हूं आपकी बुरासी दीदी। आज की वीडियो में हम भारत के निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, जो इलेक्शन कमीशन है इसमें हम लक्ष्मीकांत से लेकर के लूसेंट से लेकर के और जो घटना चक्र है और भी जो ऑथेंटिक बुक मार्केट में है उन सभी बुकों का जो मिक्सचर है निर्वाचन आयोग और उसके बाद परिसीमन आयोग, उनको हम ऐसा कवर करेंगे ताकि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ आए ही ना, कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। क्योंकि साथियों मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, 4-5 घंटे बस एक छोटे से टॉपिक में लगा रखे हैं ताकि जो सारी बुक्स हैं उसका मैं मिक्सचर कर सकूं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम निर्वाचन आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है? एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, स्थायी और स्वतंत्र निकाय है यानी कि, और ये एक क्या है, इसका मतलब उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, संविधान के। तो ये कैसा हो गया? संवैधानिक आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका उल्लेख डायरेक्ट संविधान में होता है। तो वो क्या होंगे? संविधानिक आयोग। तो जैसे और भी आयोग हैं, जैसे ये वित्त आयोग हैं, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, और जीएसटी हो गया, और एससी एसटी के लिए आयोग हैं, और भाषाई आयोग हैं, महान्यायवादी अधिवक्ता और पिछड़ा वर्ग आयोग। जो भी ये सब हैं इन सबको हम एक एक करके देखेंगे बाद में। बस अभी ये ब्रीफ में है कि संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका संविधान के आर्टिकल में जिक्र होता है, यानी कि जब संविधान में अनुसूचियाँ जुड़ी थी और अनुच्छेद जुड़े थे तो उसी समय इनको डायरेक्ट जोड़ दिया गया था। तो ये सारे क्या है? हमारे संवैधानिक निकाय। ठीक है, चलिए तो आज हम पहला पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएफ, वित्त आयोग, और वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, सब फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग, हमने आर्टिकल क्या बोला था? 324। 324 के अनुसार जो संसद है हमारी वो राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव करेगा कौन? निर्वाचन आयोग। तो जो आर्टिकल 324 के अनुसार जो निर्वाचन आयोग होता है वो किस किस का चुनाव करता है? संसद का जो भी चुनाव होते हैं, और राज्य विधानमंडल के, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के, इन निर्वाचनों का संचालन करता है। ठीक है, तो अगर इनका संचालन कर रहा है तो ये क्या हो गई? अखिल भारतीय संस्था हो गई। ठीक है, अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए समान है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो पंचायती राज वाले चुनाव हैं, जो हमारे स्थानीय निकायों पे होते हैं, जैसे ग्राम में ग्राम प्रधान वगैरह और नगर निगम मेयर वगैरह, इन सब का चुनाव का इससे कोई रिलेट है, उस सब के लिए क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, लिखा है भारत के राज्य संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो आर्टिकल कौन सा था? 324। अखिल भारतीय संस्था है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अब देखेंगे आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में जो क्या मुख्य उपबंध है उनको। तो जो निर्वाचन आयोग है वो कैसे बनता है? उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है निर्वाचन आयोग। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग बनता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे और क्या है इसमें। अ, अन्य निर्वाचन आयुक्त को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अच्छा, जब अन्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूरी बॉडी बन जाती है निर्वाचन आयोग, तो उसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। ठीक, और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग जो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त थे, इनके हेल्प से क्या करेगा? इनके प्रादेशिक आयुक्त जो प्रदेश में अलग अलग उनमें है, जैसे राज्य के आयुक्त होंगे उनकी भी नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। और देखिए,
जो निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त या जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी सेवा, शर्तें, पदावधि, कब तक जो इनका कार्यकाल रहेगा और क्या-क्या शर्तें रहेंगी और जो भी ये सब है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की थी और इन सबको डिसाइड भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, 1950 से यानी कि जब से संविधान का गठन हुआ था, यानी कि जब निर्वाचन आयोग बना था, तब से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक, 1989 तक 15 अक्टूबर निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था। यानी कि केवल तब एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। फिर दो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त आए वो बाद में आए। मतलब वो क्यों आए? देखिए, जब राजीव गांधी क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। हाँ, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या की थी, मत देने की आयु को 21 से 18 कर दी थी। 21 से 18 की थी ना। आपको याद होगा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, सॉरी 61, 61वां संविधान संशोधन, 61वां नहीं, सॉरी 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। तो उस समय क्या हुआ था, मतलब 1989 में हुआ था संशोधन, इसलिए फिर जो अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया था, क्योंकि 21 साल तक के लोग थे, फिर 18 साल से और ज़्यादा हो गए, तो इसलिए उसका कार्यभार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचनों की आयुक्त को नियुक्ति किया गया। ठीक है, सॉरी मैंने 69 संशोधन बोल दिया, 61 है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है, इसके लिए मिस्टेक के लिए सॉरी, क्योंकि अगर मैं इसको एडिट करूँगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, मैं भी याद कर लेती हूँ। 61 CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 से प्रभावी हुआ। एक्ट आ गया था 1998 में, 88 में एक्ट आया था, 89 से प्रभावी हुआ। तो और जो अन्य निर्वाचन इनकी आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी, कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1989। तो 1989 से केवल 1 जनवरी 1990, देखिए महीना, मतलब साल लगभग ख़त्म हो गया। तो 90 में ये ख़त्म कर दिया था पद को, फिर 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया। लेकिन और स्थिति एक फिर बार पहले की तरह हो गई, यानी कि फिर से एक सदस्यीय हो गया, यानी बहुसदस्यीय संस्था हो गई थी ना पहले, क्योंकि 2 और आ गए थे, 3 हो गए थे। लेकिन फिर से क्या करते हैं, ये अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। फिर मतलब फिर से दोबारा से कर दिया। तो फिर उसके बाद ये और क्या हो गया, बहुसदस्यीय हो गया। और तब से लेके अभी तक ये जो निर्वाचन आयोग है, इसमें तब से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त ये सब काम कर रहे हैं। तब से 3 हो गए। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्तों की सेवा और शर्तें, संचालन अधिनियम 1991। अब इसमें जो इनके मुख्य, मतलब जो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य और अन्य, इनकी क्या शर्तें हैं, क्या सेवाएं हैं और क्या कार्य हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होंगी। ठीक है, इनके पास, इनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सबके पास जो भी सारी समान होंगी शक्तियाँ। इनके इवन सैलरी वगैरह, वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी एक दूसरे समान मिलेगा। और ये मिलेंगे कैसे? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसी के समान होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा उसके बराबर इनको क्या मिलेगा? वेतन, भत्ते, जो भी एक्स्ट्रा जो उनको लाभ मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। और इन दोनों के, इनमें कोई अंतर नहीं होगा सेवाओं में और वेतन भत्ते में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के। ठीक है, और अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। ऑब्वियसली अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, 3 लोग हैं, 3 में से अगर इनमें इनके जो विचार हैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये क्या करेंगे? बहुमत के आधार पर निर्णय लगेंगे। जिस तरफ बहुमत होगा वो, मतलब उस वो पक्ष को, मतलब उसके पक्ष की बात मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष इसलिए, यानी कि अगर जैसे सपोज 50 साल में बन जाता है तो 50 + 6 ऐसे करके बनेगा। और अगर सपोज 61 में बनता है तो उसका 65 तक ही, सिर्फ 3 साल का कार्य, मतलब 4 साल का कार्यकाल बचेगा। तो 6 साल या 65 साल, 6 साल या 65 साल, इनमें से जो भी एज पहले होगी तो वहाँ तक इनका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक हो गया। और वे किसी और, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आ गए और उनको 6 साल और 65 साल तक ज़बरदस्ती है कि वो बैठे रहेंगे उसी पोस्ट पे। अगर उनका मन नहीं है, वो अपनी, मतलब उनको काम पसंद नहीं आ रहा है या नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखेंगे
स्वतंत्रता। जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 324 है जिसमें चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है, वो क्या है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए वो बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मतलब जो उसकी पदावधि है कितनी थी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ओके, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसमें सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए अभी हमने क्या कहा था, जो उसकी सेवाएं थी, शर्तें थी, वेतन भत्ते जो भी था, किसके समान था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान था। तो अब जब इनको हटाने की बात आ रही है तो इनको हटाएंगे भी किस बेस पे, जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो उन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया किस बेस पे जाता है, एक कदाचार हो गया, एक अक्षमता हो गई। मतलब या तो उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया या उनकी अक्षमता है, मतलब कुछ मतलब गलत व्यवहार है, इस सबके चक्कर में उनको हटाया जाता है संसद से। बाकी कोई चक्कर तो नहीं है। और वो भी कब, जब संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित होगा। ये नहीं कि बस बोल दिया तो हो गया। मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो ये लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होता है, मतलब और इनको हटाया जा सकता है। मतलब संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कोई पोस्ट होती हैं जो राष्ट्रपति के पद पर्यंत काम करते हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने उस पर काम करता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो उसी तरह और नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि नियुक्ति राष्ट्रपति ने की तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। हटाने के लिए क्या चाहिए, संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा में भी राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पहले मत पारित होगा, उसके बाद जाके राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गैर लाभकारी परिवर्तन अर्थात देखिए, अगर सपोज उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी सैलरी होती है पर मंथ 2.5 लाख रुपये। ठीक है, 2.5 लाख रुपये। अगर उसने अभी पोस्ट ज्वाइन की है, अभी 2.5 लाख रुपये है, तो हम इसको 2 लाख, मतलब इससे कम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसकी नियुक्ति के पश्चात। ठीक है, उससे पहले भले ही कर सकते हैं कम ज़्यादा, लेकिन अगर नियुक्त हो गया तो हम उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ताकि वो अपना काम है जो एकदम निष्पक्षता और ईमानदारी से कर सके। ठीक है, अब देखिए, अब अन्य निर्वाचन आयुक्त है। अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही थी, अब अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पोस्ट में क्या फ़ायदा था, उसको हटाने के लिए एकदम सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसकी जितनी जटिल प्रक्रिया थी, यानी कि 2 सदनों में पास होगा विशेष बहुमत से, फिर जाके राष्ट्रपति के कहने पर हटाएंगे। लेकिन जो प्रादेशिक मतलब प्रादेशिक आयुक्त हैं और जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं, सिर्फ जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पे हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। ठीक हो गया। और देखिए, तो अब हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा, कार्यकाल की का सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्त को उपलब्ध नहीं है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो सुरक्षा मिलती है, कार्यकाल की सुरक्षा, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बोल दिया हटाओ करके तो बस बात उसे हटा देंगे उसको, तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है। ठीक है, हालांकि निर्वाचन आयुक्त को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिनमें कुछ दोष भी हैं। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसको हमने क्या दे रखा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान में दिशा निर्देश दिए हैं, पर उसमें क्या है, दोष भी हैं। ठीक है, दोष क्या है एक बार देख लेते हैं जरा सा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। अच्छा, जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे इनकी अर्हता, इनकी विधिक, वो मतलब विधि, ये कानून कितना जानता है, शैक्षणिक कितना पढ़ा लिखा है, प्रशासनिक अनुभव है नहीं है, न्यायिक, इन सब का कोई जिक्र नहीं है संविधान में, कोई निर्धारित नहीं है कि ये मापदंड होंगे, इसमें ये होगा, तो इसका जिक्र संविधान में नहीं है। ठीक है, ये कमी है। ठीक है, और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। हाँ, तो ये भी, इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होगी। हालांकि जब नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करता है ना, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और क्या है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। अच्छा, अगर सपोज
निर्वाचन आयुक्त एक बार सरकार में आ गए, मतलब निर्वाचन आयुक्त उसका कार्यकाल पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई दूसरी पोस्ट नहीं ज्वाइन कर सकता है, मतलब वो कर सकता है। जैसे भारत के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो उसके बाद दूसरी पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट को राष्ट्रपति माना जाता है। तो इस तरह से कोई वो नहीं है कि मतलब अगर निर्वाचन आयुक्त के बाद वो कोई दूसरी पोस्ट ना ज्वाइन कर सकें, वो कोई भी पोस्ट उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या लिखा है, अनूप बर्नवाल मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बाहरी राजनीतिक और कार्यकाली हस्तक्षेप से मुक्त निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए थे। अच्छा, तो एक कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट का, अनूप बर्नवाले बनाम भारत संघ ऐसे करके 2023 में आया। ठीक है, अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ करके। तो इसमें घोषणा की थी जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, इसको कैसे बनाया जाएगा, इसकी जो संरचना होगी किस तरह से होगी, मतलब जो समिति बनेगी, मतलब ये आयुक्त को नियुक्ति करने के लिए वो कैसे करेंगे। अभी तक तो राष्ट्रपति कर रहा था ना, तो अनूप बर्नवाल के उसमें क्या आया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करेगी। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करेगी। ओके, तो इन जो ये सदस्यीय समिति है, ये इसमें कौन कौन है, एक तो प्रधानमंत्री जी हो गए, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए, और यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, यानी कि मतलब विपक्ष मजबूत नहीं है, तो जो संख्या बल में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता होगा। लोकसभा के अगर विपक्ष का नेता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा विपक्षी पार्टी का, वो हो जाएगा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये हो गए। ठीक है, और तो कौन सा था ये, अनूप बर्नवाल। तो 3 सदस्यीय कौन कौन थे, एक प्रधानमंत्री थे, एक ये लोकसभा के विपक्ष का नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर नेक्स्ट क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। देखिए, अभी हमने अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए क्या बोला था, डायरेक्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटा दिया जाता था ना। तो अर्थात इसका भी क्या होगा, इनका प्रोसेस भी बोला था कि जो आर्टिकल 324 के तहत उपबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर इसको हटाते थे ना, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल रहे थे मतलब अनूप बर्नवाल केस में। ओके, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, नियुक्ति के बाद अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा में और शर्तों में भी उसमें भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसे कि उसमें था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार उपरोक्त निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक संसद संविधान में 324 के अनुरूप कानून नहीं बनाती। जब तक संसद संविधान में 324 के कानून नहीं बनाती तब तक ये प्रभावी रहेंगे। ठीक है, और हाँ, जो अभी हमने बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है, ये कब डिसाइड हुआ था, 2018 में डिसाइड हुआ था। ओके, 2018 का है लेटेस्ट, उससे पहले कम होगा, उस समय बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। अच्छा, आप देखेंगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हो गए। राज्यों के विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद जो भी हैं, और हालांकि विधान परिषद ज़्यादा में नहीं है, उसके बारे में हम अलग उसमें डिस्कस करेंगे कितने हैं कितने नहीं है। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की जो शक्ति और कार्य हैं उनको हम 3 भागों में बांटे। कौन कौन से, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। ठीक है, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। और इनके कार्य इस प्रकार हैं। किसके कार्य, ये निर्वाचन आयोग के। ठीक है, निर्वाचन आयोग के काम होते हैं, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों को और भूभाग का निर्धारण करना। मतलब जो परिसीमन आयोग, अभी परिसीमन आयोग को हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के क्षेत्रों का भूभाग का निर्धारण करना, इनके कौन से निर्वाचन के क्षेत्र में आते हैं ये सब, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत कराना, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन इनको परीक्षण करना, और जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्रदान करना, उनके निर्वाचन के लिए चिन्ह प्रदान करना, और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना, और निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करना, निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए
आचार संहिता निर्मित करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों व नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, और विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों में राज्यपाल को, देखिए संसद में किसको सलाह दे रहे हैं, राष्ट्रपति को, संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को, और विधान परिषद के सदस्यों से निर्भरता से संबंधित मामलों में राज्यपाल को, क्योंकि केंद्र में ये राष्ट्रपति हो गया संसद में और विधान परिषद में राज्यपाल को देंगे। रिंगिंग मतदान केंद्र, जैसे कि मतदान केंद्र लूटना, रिंगिंग मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के कारण आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, जैसे कहीं मतदान में वो मतलब या तो जैसे क्या बोलते हैं मतलब गड़बड़ कर दी किसी ने, मतलब वो दिखा दिया, जैसे मतदान केंद्र किसी और को वोट दिला दिए, सब हिंसा वगैरह करा दिया, ज़बरदस्ती वो वोट दिलाए, तो उस निर्वाचन को रद्द करना, ये सब काम भी किसके हैं, निर्वाचन आयोग के हैं। जैसे और निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राज्यपाल या राष्ट्रपति से आग्रह करना, कि केंद्र में राष्ट्रपति से और राज्यों में राज्यपाल से आग्रह करना, और समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं। हाँ, जैसे कहीं पे अगर राष्ट्रपति शासन लगा है तो एक वर्ष अगर समाप्त हो जाता है राष्ट्रपति शासन का, फिर वहाँ पर चुनाव करने हैं या नहीं करने हैं, या मतलब राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है, ये राय भी कौन देगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। देखिए अभी आम आदमी पार्टी को क्या मिला है, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, जैसे कोई पार्टी राज्य स्तरीय उसके रूप में उभर गई, उनको दर्जा देना। तो ये सब काम किसके हो गए, निर्वाचन आयोग के, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं, सिविल से मतलब IAS ऑफिसर वगैरह इन सब को भी लिया जाता है। बिना इनके काम ही कहाँ बनेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लोग चाहिए ना, जिनको इस तरह का ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो उप निर्वाचन आयुक्त ये सब कहाँ से आएंगे, ये IAS वगैरह आएंगे, सिविल सेवा से लिए जाते हैं, और आयोग द्वारा इन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है, और उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिवों व अपर सभी सचिवों की सहायता मिलती है, ठीक है। जो भी ये सब होते हैं इनकी सहायता मिलती है इनको। और अब देखिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता कौन करेंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे, यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये करेंगे। और जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर, ओके। जिसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। देखिए राज्य स्तर पर कौन आया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर पर आया एक सेकेंड वेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन CEO आ गया, ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। फिर यहाँ पे ये था हमारा स्टेट पे था। अब यहाँ पे कौन आएगा, जिला पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पे कौन आएगा, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर कहाँ पे होगा, जिला स्तर पे हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पे तो कौन है, ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है। और वह प्रत्येक जिले में निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। अब देखेंगे हम इसके दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत। चुनाव आयोग की दृष्टि, लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं। दृष्टि क्या है, भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र की गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य क्या है, भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा अखंडता को बनाए रखता है। और
नीति निर्देशक सिद्धांत। आयोग के निर्देशक सिद्धांत इस तरह से हैं, जैसे संविधान को दिए गए समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। संविधान में दिए गए समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। निर्वाचित सरकारों के निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए कानून शासन को बनाना। और महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरिता, जवाबदेही, ये सबको बनाए रखना। अब देखेंगे संसद ने परिसीमन आयोग कितने बार बना रखा है अभी तक? 4 बार बना रखा है, ठीक है। 1952 और 62, 92, 2002। परिसीमन आयोग अभी हम ऐसे पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। अब ये घटना चक्र की है। अब इसमें तुरंत देखेंगे, इसको एक बार शॉर्ट में देख के इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तब तक पहले इसको कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, हमने 324 तो पढ़ा था, क्या निर्वाचन से संबंधित था, तो कहाँ तक था उसमें तो दिया नहीं था ना, लक्ष्मीकांत में नहीं दिया था कहाँ तक उल्लेख है। हालांकि दूसरे चैप्टर में दिया है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं दिया था। ओके, तो देखिए इसमें घटना चक्र पूरा देखा है। भाग 15 में आता है निर्वाचन आयोग, किस में आता है? भाग 15 में। और 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। संविधान के कितने से? 324 से 329 तक लेकर क्या है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग कौन सा? 15। और जो अनुच्छेद 324 है उसमें क्या है? एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग क्या है? स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। ये सब तो हम देख चुके हैं ना ऊपर, तो इसको हम जल्दी करेंगे, ओके। और हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 324(2). 324 देखिए, हमने खाली क्या पढ़ा था? 324 में पढ़ा था निर्वाचन आयोग, अभी 324(2) भी आ गया। इसमें क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे से मिलकर बनेगा। यानी कि देखिए निर्वाचन आयोग कैसे बनेगा, मतलब जो निर्वाचन आयोग की संरचना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हमने पढ़ा भी था, 3 हैं। पहले केवल एक ही था 1989 तक, फिर अक्टूबर 1989 में से फिर दूसरा आया, फिर 90 तक केवल 90 तक काम किया था उन्होंने, फिर उनको बंद कर दिया था। फिर 93 में दोबारा से, अक्टूबर 93 से दोबारा से 2 और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। फिर जाके तब से ये क्या कहते हैं, बहुसंख्यक मतलब सदस्यीय संस्था के रूप में तब से ये काम कर रहा है। तो इसका जो संरचना है ये किस में दिया है? 324(2) में, ठीक है। 324(2) में, ये पहले दिया नहीं था, हमने अभी पढ़ लेंगे। निर्वाचन आयोग की जो ये क्या बोलते हैं संरचना है वो किस में है? 324(2) में। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदावधि अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अच्छा, बताइए कौन कौन से थे? आपको याद होगा। देखिए, एक प्रधानमंत्री थे और लोकसभा के विपक्ष के नेता थे और ये सदस्य, और एक तीसरे, देखिए हमने तीसरे उधर क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पढ़ा था ना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पढ़ा था। तीसरा सदस्य तो था, लेकिन उस समय उन्होंने बोला था मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे यहाँ पे, लेकिन जब बाद में फाइनल कमेटी आती है, कौन सी थी वो? अनूप बर्नवाल मामला था जो, हाँ। तो उसके बाद जब फाइनल डिसीजन आता है तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसको सदस्य के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 सदस्य हो गए, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए इसके, लोकसभा के जो विपक्ष का नेता सदस्य हो गए, और बाकी के जो तीसरे वो हो गए कोई भी कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और अगर हाँ भी वो तो हमने बोला था अगर विपक्ष में कोई नेता नहीं होगा तो भी बड़े विपक्षी दल का जो सबसे बड़ा नेता उसको मान लेंगे। और फिर ये डेट भी हमने 15 अक्टूबर डेट नहीं की बोली थी अभी। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, उसके बाद केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को 2 हो गए, फिर इन सबकी नियुक्ति हो गई। फिर हाँ 1 जनवरी 1990 तक ये पद पे रहे, फिर उसके बाद हटा दिया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को फिर से 2 उनकी वही कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। तब से आयोग क्या है? 3 सदस्यीय है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? हाँ, निर्वाचन आयोग की सलाह पर किसकी? प्रादेशिक, प्रदेश के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और
दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। हाँ, ये तो कितनी बार बोल चुके हैं हम, ठीक है। इनके पास शक्तियाँ समान होती हैं, ठीक है। शक्ति में समान होती हैं, वेतन भत्ते, दूसरे अनुलाभ सभी समान होते हैं, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। और कार्यकाल कितना था? 6 साल और 65 साल में से जो पहले हो गया ये कार्यकाल हो गया, ठीक है। और अब देखिए, अभी हमने 324 के 2 में क्या पढ़ा था? संरचना पढ़ी थी ना, जो निर्वाचन आयोग है, एक निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब 324 5 की बारी है, ठीक है। 324 5 उसी का जो सब क्लॉज है इसमें दे रखे हैं, हालांकि लक्ष्मीकांत में नहीं थे ये डिटेल में, इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें देखिए 324 5 में क्या है, इनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस तरह से हटाएंगे, तो इसको हटाने की उस वही रीति है जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी नीति से हटाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, ये था। हालांकि वो उसने सिफारिश की थी, अनूप बर्नवाल केस में सिफारिश की थी कि इनको भी मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर हटाया जाए, लेकिन उस बात को माना नहीं गया, ठीक है। तो जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे हम हटा सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यपाल, प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है विभिन्न चरणों में, ये सब। हाँ चलिए, ये सब तो वो है। फिर उसके बाद देखिए 326, अभी उसमें हमने 326 नहीं पढ़ा था, इसमें वयस्क मताधिकार का भी दे रखा है, ठीक है। जो चीज़ें इधर नहीं होंगी वो दूसरी जगह से कवर हो जाएंगी, लेकिन आपके निर्वाचन आयोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पर शर्त यह है कि कुछ चीज़ें हैं उनको याद कीजिए, हालांकि हम लास्ट में एक बार और समराइज करेंगे, आप साथ में याद करते चलिए। 326 में क्या है? वयस्क मताधिकार है, ठीक है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है, वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है, मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी चीज़, ये हर एग्जाम में भी आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। कब से प्रभावी है? हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, 28 मार्च 1989। हालांकि इतना डीप तो आता नहीं है, पर फिर भी क्या पता। चलिए, और स्थानीय निकायों, पंचायतों व नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। हाँ, मतलब स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग मतलब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो नहीं कराएगा स्थानीय निर्वाचन, इसके लिए कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। इसके लिए भी हम अलग से जो स्थानीय स्वशासन है उसकी अलग वीडियो लाएंगे, और वो तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो देखिए, अनुच्छेद 243 के और 243 जेडी के तहत, 243 के किसके लिए? ग्रामीण वाले में, 243 जेडी जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए होता है ये। अब देखिए, और परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन किसके? केंद्र सरकार के तहत संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। हाँ, जो चुनाव क्षेत्र की सीमा है, कौन मतलब किस में ज़्यादा लोगों को देना है, किस में कम करना है, ये सब निर्धारण करता है परिसीमन आयोग। इसमें हालांकि लिखा है 5 बार परिसीमन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन अभी तक की मैं लगभग सभी बुक में 4 को ही कंसिडर कर रही हूँ, इवन लक्ष्मीकांत में भी 4 दे रखे हैं। 2020 वाला अभी इसकी कहानी आगे है, हालांकि आप सब मतलब एक रेफरेंस के थ्रू पे 5वां भी याद कीजिएगा, लेकिन मेन है 4, ठीक है, 4 बार। एक 1952 में हुआ पहली बार, फिर उसके ठीक 10 साल बाद, देखिए 63 है, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, 10 साल बाद हुआ था 1962 में अधिनियम आया था, ठीक है, अधिनियम आया था, आयोग बना 1 साल बाद 63 में, फिर उसके बाद 10 साल बाद, 62 के बाद 10 कब? 1972 में, 72 में फिर से अधिनियम आया, लेकिन एक्ट कब बना? 1 साल बाद, यानी कि 73 में। फिर 2002 में ही आया और 2002 में ही एक्ट बन गया, ठीक है, समझ गए।
देखिए 10-10 साल का अंतराल लेके चलिएगा, याद हो जाएगा आपको। और लेकिन 1973 के बाद डायरेक्ट 2002 में हुआ है, इसका थोड़ा बड़ा गैप है। फिर इसको देख लीजिएगा, अभी आगे और डिटेल में आएगा, तब तक तो याद हो ही जाने हैं, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करनी है आपको याद करने की, याद में करा के छोड़ूंगी। नवीनतम परिसीमन आयोग, नवीनतम परिसीमन आयोग अधिनियम 2002। देखिए नवीनतम परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया, ठीक है। जिसे मूलतः जम्मू कश्मीर संघ शासित राज्य व 4 उत्तर पूर्वीय राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का कार्य सौंपा गया। तो देखिए इसमें किस किस का मतलब जो परिसीमन आयोग था, परिसीमन आयोग का अधिनियम जो मतलब 2002 के तहत केंद्र सरकार ने 2020 में गठित किया था एक आयोग। तो उसके अध्यक्ष कौन थी? पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। और इसको बस जब एक जम्मू कश्मीर यूटी में और 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन कौन से थे? देखिए असम और मणिपुर को एक साथ याद करिए, असम, मणिपुर और अरुणाचल नागालैंड। असम, अरुणाचल, ये नागालैंड और मणिपुर, इन चारों को एक साथ इन चारों में किया गया था, ठीक है। तथापि 2021 तक परिसीमन आयोग की कार्यविधि को 1 वर्ष का विस्तार देने और इसके दायरे को उत्तर पूर्वी राज्यों से हटा लिया गया। हाँ, मतलब यहाँ पे आंतरिक अशांति चल रही थी, तो ये जो उत्तर पूर्वी राज्य थे इन्होंने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, तो यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे परिसीमन किया ही नहीं गया ये 2020 में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? दायरे में उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा दिया। हाँ देखिए इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा दिया गया। इस आयोग के परिसीमन के बाद मई 2022 में अधिसूचित किया गया। दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग द्वारा असम राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन प्रक्रिया के लोक प्रतिनिधि, ये सब अच्छा ये तो चलो छोड़ो, जो भी है मतलब कुल मिला के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये 4 राज्य थे, असम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड, और यूटी में जम्मू कश्मीर। इनको फिर इनमें मतलब इन्होंने किसी ने भी नहीं माना, इनके यहाँ वो चल रहा था, खुद में अंदर से विद्रोह चल रहा था, तो इसलिए नहीं माना गया, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आजकल इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। फिर भी याद करना जरूरी है, ठीक है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला, भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है? VS रमा देवी, 1990 के दौरान थे, ठीक है। अभी ये सब आएंगे अच्छे से क्वेश्चन। आप चलिए क्वेश्चन हो गए स्टार्ट, बताइए। अरे यार इसमें तो टिक है, चलिए आप वैसे देखिए, बताइए निर्वाचन आयोग का कौन सा आर्टिकल प्रावधान करता है? आर्टिकल 324। आप जल्दी जाएंगे, ठीक है, ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, और ये कौन किस किस का चुनाव करता था? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ये निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता था। फिर से क्या है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन सा? आर्टिकल 324। फिर ये मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? बताइए। राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल कौन सा था? 324(2). मुख्य और कौन किस किस को? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 324(2) के थ्रू। आर्टिकल 324(2). देखिए उत्तराखंड में आया क्वेश्चन, अब देखिए जरूरी है नहीं है 324(2), ये जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा आयोग है, ये कहीं से भी कुछड़ कुछड़ के क्वेश्चन लाते हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है 324(2) भी याद करने की, क्योंकि देखिए 324 हर कोई याद करेगा निर्वाचन आयोग से संबंधित। बाई चांस उसने पूछ दिया 324(1), 324(2), 324(3), 324(4), ऐसे ऑप्शन दे दिए, 324(5) अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, उसमें हटाने का प्रावधान था ना। तो इसमें 324(2) है, इसमें क्या है, निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बता रखा है, ये राष्ट्रपति के अधीन की जाएगी करके, तो आप याद कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कहानी हो गई। अच्छा ये क्वेश्चन है हमारा IAS प्री मार्क है। अब बताइए ये अगर आपको आ गया तो कितने महान हैं आप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। असमानता थी क्या? अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा था ना ऐसा, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ऐसी उतना ही था ना, 2.5 लाख रुपये 2018 में डिसाइड हुआ था जो, तो जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाएगा उतना ही मुख्य चुनाव आयुक्त को भी दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारण उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। हाँ सही बात है, मतलब जिस तरह से
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी सही हो गया। अब क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु कर लेने के दिन जो भी पहले हो वो होता है। क्या ये था क्या? कितना साल था बताइए, आपको तो याद है ना? कार्यकाल कितना था वो चुनाव आयुक्त का? 6 साल और 65 साल, इनमें से जो भी पहले होगा। तो इसने 5 और 62 दिया, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो कौन सा? 2 और 3, 2 और 3 किसमें है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए सही। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन तो क्या पढ़ें, वही जो हमने बोला वही सब है, तो हटाइए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको भी देखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदा दिया जाता है। सही बात, उतना जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, जो भी पहले वो होता है। सही हो गया। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय चुनाव आयुक्त को मतलब खुद के लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं? ऐसा तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल देखिए 1 और 2, हाँ केवल 1 और 2, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये सब तो हमने पढ़ लिया था। तीसरे का एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित कर स्वहस्ताक्षरित लेख से अपना पद त्याग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियुक्ति प्राधिकारी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी होता है। तो ये किसको संबोधित करेंगे अपना इस्तीफा? राष्ट्रपति को, न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या थी? 6-65 में से जो पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है हमारा, ये ऑप्शन तो एक भी सही नहीं है। वरीयता क्रम में नंबर 9 पे था आई थिंक इसको। हाँ यू आर राइट। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान था ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, उसी के बराबर अधिकार भी थे, हटाने की प्रोसेस भी सेम थी और वेतन वगैरह भी सेम था। तो इनका स्थान है वरीयता क्रम में 9वां, सर्वोच्च न्यायालय की। तो इनका भी कितना हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहाँ पे आते हैं? 9A पे आते हैं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पे आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम 6ठा है। ओके। सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश का क्रम 6ठा है, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य वाले का 6ठा, मुख्य वाला 6ठा, और जो न्यायाधीश है उनका 9वां है। ठीक है, और 6ठे में और किसका है? लोकसभा स्पीकर का है। लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष इनकी स्पीकर ही तो होता है। तो 6ठे में लोकसभा स्पीकर हो गया, और लोकसभा के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए उनका हो गया, और 9वें में किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हो गया। ठीक है, और क्या है? संविधान के 5 में, हाँ संविधान के 324(5) में, हाँ ये भी याद करना है। ठीक है, 324(5) में क्या था? हटाने के लिए था ना, हटाने के लिए उसी पद से हटाया जाएगा जिस पद से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, और वरीयता क्रम में कितना बोला हमने? 9वां नौवां सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, और ये हो गए लोकसभा अध्यक्ष हो गए, और ये 6ठा कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, 6ठे हो गए। 9वें में कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और 9A में आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही है, पहला तो सही है। अब कारण क्या दिया है इसका? निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। देखिए जब कारण और कथन का क्वेश्चन होगा तो इसके आगे हम क्योंकि लगा देंगे। ठीक है, कथन के आगे क्योंकि लगा के कारण को वो पढ़ेंगे। देखिए क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो देखिए दोनों सही है ना, सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यह इसका सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए
नो नो नो, एक सेकेंड, सही स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा अच्छा, स्पष्टीकरण नहीं, सही, देखिए सही तो दोनों है, लेकिन क्या बोल रहा है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब कारण इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, जो 324 है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत संसद और विधानमंडलों का निर्वाचन निष्पक्ष हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है, अर्थात कथन एक सत्य है, कथन एक सत्य है, दो भी सत्य था। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से हटा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर हटाने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर हटा सकता है। हाँ, तो ये भी सही हो गया, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, कथन में भ्रम आ रहा है इसके। वस्तुतः प्रश्न की भाषा और विश्लेषण में भ्रम है। निर्वाचन आयुक्तों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को के सभी को शामिल किया जाएगा, तब कारण अच्छा, निर्वाचन आयुक्त, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अगर निर्वाचन आयुक्त में निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की बात करेंगे तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को तो निर्वाचन आयुक्त भी हटा सकता है ना, तो इसलिए ये वाला कारण गलत हो जाएगा अगर इसको पहले के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो, वरना वो भी सही था। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है ना, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन आयुक्त के पास के माध्यम से संसद में या विधायिका में निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मुख्य चुनाव को आयुक्त को पदच्युत किया जाते हैं। कैसे किया जाता है, वही प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, बस ये तो हमने टिक भी कर रखा है पहले ही। अच्छा, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताइए, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं, देखिए, संसद एवं विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, हाँ ये तो कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव कराना, ये भी है। किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है, तीन तो नहीं होना चाहिए। और आगे क्या है इसका, निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने का कार्य का निरीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण, ये भी है। तो तीन नहीं था जिसमें, तीन नहीं है, तीन वाला ऑप्शन काटो, तीन वाला ऑप्शन काटो, सभी चारों वाला काटो, तो बचा कौन, बी देखिए, बी सही है, ओके, बी सही हो गया। इसमें क्या है, 324 के खंड 1 के अनुसार संविधान के अधीन संसद के विधानमंडल कराइए, ये तो सब वही है फिर। हाँ, एक ही आर्टिकल ही देख लीजिएगा, 327 में क्या है, जो विधानमंडलों के चुनाव कराने के उपबंध है, उपबंध मतलब कराने की शक्ति 327 में देखिए, ठीक है। और 365 में क्या था, 365 में था राष्ट्रपति के शासन की अवधि 1 वर्ष के आगे बढ़ाई जा सकती है, तब संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य में किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में निर्वाचन आयोग को प्रमाणित करके इस अवधि के दौरान, ये सब चलो छोड़ो, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन नियंत्रण है, ये तो संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों चुनाव का संचालन ये भी करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का संचालन ये भी करेगा, और विधानमंडलों का चुनाव ये तो नहीं करेगा, उचित प्रावधान, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा संचालित, निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे, यही कर रहे थे ना, आई थिंक 15वां क्वेश्चन, ये मेरा आगे पीछे हो गया, सॉरी, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो, पर कोई नहीं यार, हमको ही तो करने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कृत्य कौन कौन से हैं। अच्छा, इनमें से क्या है, इनमें से मैंने ऑप्शन तो देख दिया, सॉरी से, इनमें से कोई भी नहीं है तो इनको नहीं पढ़ते हम, ठीक है क्या पढ़ें इनको, चलो देख लेते हैं यार। नगर पालिका और नगर निगमों का निर्वाचन कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो इसका तो नहीं हुए ना। निर्वाचन आयुक्त में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय क्या ये करेगा, नहीं करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के
पदों का निर्वाचन कराना ये भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कोई भी काम नहीं इसके नहीं है, कोई नहीं सही है, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति और सभापति और उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हैं। मतलब वो अपने में से ही तो एक को चुनते हैं। तो इसमें ये निर्वाचन आयोग जो कहाँ से आ गया, तो पहले ही गलत। तो निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करती है, न्यायपालिका करती है, ठीक है। नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग जो हम पहले बता चुके हैं वो करता है। नेक्स्ट क्या है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय, 5 सदस्यीय है क्या, अभी तक 3 सदस्यीय देख रहे हो तुम, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो पहला क्वेश्चन गलत। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के चुनाव कार्यक्रम को तय करता है। गृह मंत्रालय तय करेगा क्या, गलत। देखिए तीसरा क्या है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विभाजन विलय और संबंधित विवाद निपटाता है। तो ये क्या है, सही है, ठीक है। निर्वाचन आयोग निपटाएगा राजनीतिक दलों से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनको। ये क्या है, 3 सदस्यीय निकाय है, हम बता चुके हैं। मुख्य निर्वाचन है, 2 अन्य होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनाव के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय, ठीक है। चलिए निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आरक्षण से आंशिक के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विलय। हाँ ये सब भी मतलब राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये सब वो हटाना भी यही करेगा। निम्न में से कौन सा संबंध चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये तो गलती है। खैर ये क्यों करेगा भाई निर्वाचन आयोग, कोई वो है क्या, वो अधिसूचना तो कोई भी जारी कर लेगा। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करेगा, ठीक है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी ठीक है। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी ठीक है। अधिसूचना मतलब कोई भी जारी करता है ना, हिंदी में पढ़ा होगा आपने अधिसूचना क्या होता है, ये सब ठीक है। इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव आयोग की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक जारी करता है। मतलब जो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव आयोग की अधिसूचना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के लिए कौन करेगा, राष्ट्रपति। इनके सदन के लिए राष्ट्रपति करेगा और विधानमंडल में कौन करेगा, ये राज्यपाल करेगा, ठीक है। और या जो भी प्रशासक होगा वो करेगा। और इसके बाद निर्वाचन तिथि आदि विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। इसमें क्या है जी, कौन सा सही है बोला निर्वाचन आयोग में, मैंने देख दिया ये सी, तो ठीक है आप भी देख लीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। अब भी तो पढ़ के आए हैं यार, कितना पढ़े इनका एक्सप्लेनेशन भी। अब वयस्क मताधिकार के आधार पर, एक सेकेंड, हाँ इसका क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर बताना है। ये भी पढ़ ही तो चुके हैं, क्या पढ़े इसको भी। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ लेते हैं यार। देखो क्या है इसमें, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर, हाँ ये तो होती है। फिर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये भी होती है। उसके क्या कहते हैं, चुनाव में होती है ना ये भी। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन संचयी मतदान प्रणाली, ये तो दो नहीं है बोल रहा है, ये दो है बोल रहा है पहले वाले। यानी कि जो एक क्या थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी ना अप्रत्यक्ष रूप से, और एक क्या था, देखिए भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ये संपन्न होते हैं, ठीक है। देखिए जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं, लोकसभा के चुनाव होते हैं जब डायरेक्ट वोट तो देने जाते हैं ना, तो वही तो हुआ वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। राष्ट्रपति का वोट दिया कभी आपने, द्रौपदी मुर्मू जी अभी महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी हैं, आपने वोट दिया नहीं दिया ना,
उपराष्ट्रपति जी कौन है? भी सीपी राधाकृष्णन दिया। उनसे पहले कौन थे? जो भी थे अभी तक आपने किसी को वोट नहीं दिया होगा। राज्यसभा के किसी मेंबर को वोट देते हैं आप? और विधान परिषद तो हमारे उत्तराखंड में है भी नहीं वैसे भी। तो इन सब के लिए क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, ठीक है। और इसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी संसद वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी बस इसको ऐसे कर लो कि ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों निर्वाचन प्रणालियां हैं भारत में। और प्रत्यक्षतः कि इनका होता है लोकसभा और राज्य की विधानसभा, इनका वयस्क मताधिकार के थ्रू। अप्रत्यक्ष ढंग से इनका होता है राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए और विधान परिषद के मेंबर हो गए, ठीक है। देखिए, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन लेगा? सांसदों की अयोग्यता पे निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। सांसदों की अयोग्यता के संबंधी निर्वाचन आयोग के परामर्श पर कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। और ये किस पे है? आर्टिकल 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्भरताओं का उल्लेख है। संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्भरता संबंधी विवाद विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है, जबकि दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अच्छा, क्या बोल रहा है? जो सदन का सदस्य है उसको चुने जाने इन सब के लिए जो इनकी क्या बोलते हैं वो अर्हताएँ हैं जो, और इनको हटाने के लिए जो ये सब है, ये अनुच्छेद 102 में दे रखा है। और 3 में इनकी अयोग्यता वो वगैरह और निर्भरता इनको राष्ट्रपति इसमें 103 में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की, बस। भारत के अनुच्छेद 103 में के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी राय लेगा? निर्वाचन आयोग की। इसमें तो सोचता ही नहीं है, इनका तो ऑप्शन भी नहीं देखना है, डायरेक्ट निर्वाचन आयोग। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? क्या होती है जमानत राशि? मतलब अगर वो कुल वैध मतों का अगर 1/6 भी नहीं मिला तो जो उसको जमानत राशि है उसको भी खो देता है। यानी कि जो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, तो देखिए मतलब जो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनमें से वो या तो उसको बहुत कम वोट मिले, ये सब वो हो गया। हाँ, यही तो कुल मिला के वोट कम मिले। तो देखिए, मतदान कम हुआ। मतदान क्यों हुआ भाई कम? उसको वोट कम मिले तो इसका मतलब मतदान थोड़ी कम हुआ। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुसदस्यीय मतलब निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर विजय कम मतों से थी तो इसमें जमानत राशि क्यों खोएगा वो? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी। हाँ, ये हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों ने मतलब उठ गए तो उसके बाद वोट बहुत कम बट गए। जो जीत गया उसको मिल गए और ज़्यादा लोगों में बट गए तो उनको 1/6 भी नहीं मिल पाए। 1/6 6 में से 1 वोट भी नहीं मिल पाया, तो तब जमानत राशि जाती है उनकी। तो ऑप्शन डी सही था, ठीक है। इसमें क्या है? प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन के निक्षिप्त जमानत राशि रखनी होती है। यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो यह राशि खो बैठता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। हाँ, यह ऐसा हो सकता है ना, तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया जाता है। देखिए, अगर न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति, न्यायालय में एक व्यक्ति को अपराधी घोषित किया है तो व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करेगा? क्या भारत सरकार करेगी? नहीं जी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये भी नहीं करेगा। अगर न्यायालय ने कर रखा है किसी भी, तो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट अपने मन से उसको क्यों किसी की भी उसमें टांग घुसेड़ेगा? कितने न्यायालय हैं? 24-25 न्यायालय, भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कितने हैं। तो उतने न्यायालय हैं, तब ये क्यों आएगा सर्वोच्च न्यायालय? तो न्याय निर्वाचन आयोग भी क्यों आएगा? देखिए, कितने आपराधिक मामले होते हैं तो हर जगह निर्वाचन आयोग तो नहीं आएगा ना। तो देखिए, संसद तो हटा सकती है ना, संसद ही तो नहीं लड़ने देगी चुनाव। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उनमें आपको अपना मतलब नॉलेज वो करना पड़ेगा, मतलब
जैसे आपने जो भी पढ़ रखा है उस बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को याद करके ले जाना कि वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मतलब हर चीज़ रटी तो नहीं जा सकती है ना, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए अब अपराधी घोषित करेगा भारत सरकार, क्यों करेगी? अब भारत सरकार को यही काम बचा है कि अपराधियों को देखे और उनको अयोग्य करार करे। तो अब भारत सरकार का तो मेन काम जो है, अब भारत सरकार भी वो किस पे, राष्ट्रपति के उस पे काम होने वाला हुआ पूरा, तो ये तो अलग ही बात हो गई। सर्वोच्च न्यायालय तो करेगा नहीं, तो संसद करेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, संसद करेगा। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई है, मतलब किसी 2 वर्ष या अधिक की सजा अपराधी करार करते हुए, तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात अगले 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति पे अपराध सिद्ध हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया मतलब आरोप नहीं लगा है, आरोप सिद्ध हो गया, तो और उसको उसकी सज़ा मिल गई है, 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिल रखी है, तो सज़ा के दौरान और सज़ा के बाद भी अगले 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, ना ही किसी सदन की सदस्यता उसको मिल सकती है। आ गया समझ में ना पक्का? ठीक है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक बार स्किप करके पीछे 10 सेकंड ले जाइए, आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखिए इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम के 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्ध कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना होने पर भी, देखिए अगर कोई विशिष्ट अपराध है, मतलब धारा 1 में, अब कौन से अपराध हैं मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि इतने अधिनियम की धारा तो किसी को भी पता नहीं होंगी, तो जो भी इसमें मतलब जो भी धारा है, अगर दोष सिद्ध हो गया है अपराध पे और उस पर जुर्माना लग रखा है, तो जुर्माना लगने के बाद भी वो 6 महीने की अवधि के लिए कोई मतलब भले ही सज़ा ना हुई हो लेकिन उसको चुनाव नहीं लड़ सकता है। 6 अवधि तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि के लिए सदन की सदस्यता तथा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे आई थिंक आप। अभी क्या है, चुनाव आयोग की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। अब देखिए कथन, हाँ ये क्या है, आदर्श आचार संहिता ने संसद ने अधिनियमित किया था। क्या है यार इसका आंसर? सी, यही लग रहा था मुझे भी, पर मैंने रिस्क नहीं लिया, वही मैं एग्जाम में करती हूँ। ये गलत बात है ना, ठीक है, कभी रिस्क ले लेना चाहिए। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है तो इतना तो रहना चाहिए कि ना कि हम सही जाएंगे। देखिए पहला तो सही है, चुनाव आयोग की देखिए घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, आचार संहिता का पालन करना होता है, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। अभी तक पढ़ा है कि हमने संसद ने अधिनियमित किया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी क्या है, आर सत्य है बोल रहा है ये। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो थोड़ा, क्या है, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु मानदंडों का दस्तावेज है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है, न कि किसके द्वारा, किसके द्वारा बोला था इसने, एक सेकेंड वेट, संसद द्वारा। संसद क्यों करेगी आदर्श? हाँ, हमने अभी उसके कार्य में पढ़े थे ना, आदर्श आचार संहिता को जारी करना और ये राजनीतिक दल को खारिज करना, राष्ट्रीय दल का दर्जा देना, राज्य दल का दर्जा देना, चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराना, ये सब इसी के काम तो थे निर्वाचन आयोग के। ठीक है, तो आचार संहिता भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। पता नहीं, मैंने क्वेश्चन, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मतलब ट्रिक क्या, मतलब एक सत्य घटना बताती हूँ। एग्जाम में ऐसा प्रेशर रहता है कि हम क्वेश्चन को भी पूरा नहीं पढ़ते हैं और हमको भले ही उसका आंसर आता हो, घर आके उसका आंसर पता होगा, फिर पछतावा होता है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कुछ हो मतलब कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए अगर लंबा क्वेश्चन है, ये तो खैर छोटा है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन में होता ही ऐसा है, वो ईजी होते हैं लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं हैं, हम पहले ही घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन ये वो सो, फिर सत्य है नहीं है ये सो, बस गलती करके आते हैं उसको, या नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ईजी क्वेश्चन भी। ठीक है, ये नहीं करना है। अब देखिए ये है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? 100 बार पढ़ दिया, विधिक अधिकार है, मूल अधिकार है क्या? ये पढ़ा आपने कहीं भी? मूल अधिकार 6 ही तो मूल अधिकार है,
तो आपने निर्वाचन का अधिकार मूल अधिकार में तो नहीं पढ़ा होगा। कौन सा? 324 विधिक अधिकार, ठीक है, विधिक। अब इसको एक बात देखो, बाप रे बाप क्या लिखा है इतना ही। ठीक है, ये लास्ट का लाइन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक अधिकार घोषित किया जाता है। अतः भारत में निर्वाचित होने के लिए अधिकार वैधानिक विधिक अधिकार है। क्या है यार, छोड़ो ना, इसको इतना नहीं देखने। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। क्या होता है विधिक अधिकार? अधिनियम के अंतर्गत जो पास हो गएगा किसी अधिनियम के थ्रू। अच्छा, ये तो नहीं लिखा है इसमें। हाँ यार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इसके तहत, हाँ, अधिनियम के थ्रू अगर कोई अधिकार बनेगा तो उसको विधिक अधिकार में गिना जाएगा। मत देने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। फिर वही आगे बात, 326 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? और हाँ, नवयुवकों की आयु का मताधिकार पहली बार प्रयोग आम चुनाव में कब किया था? 1989 में किया था। 61वां संविधान संशोधन 1988, जो कि क्या कहते हैं 1989 में प्रभावी हुआ था ना। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ, ठीक है। ये क्या संशोधन कौन सा था? ये 61वां 1989। भाई जल्दी कर, 1 घंटा हो गया। किस संविधान का संशोधन 21 वर्ष से? ये 61वां संशोधन क्या है? 61वां संशोधन 18 से 21 कर दी। इसमें क्या है? निम्नलिखित संसद आयु घटाए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? वयस्क मताधिकार 324 हो गया। क्या? वयस्क मताधिकार 326 है। निर्वाचन आयोग है 324, ठीक है। देखो अभी फिर गलती कर रही थी ना मैं, आप भी मत कीजिएगा यार ऐसी गलती। ऐसी गलती ना इंसान को बहुत नीचे डुबा देती। 324 में निर्वाचन आयोग है, ठीक है। वयस्क मताधिकार है 326। मतलब गड़बड़ नहीं करनी है, क्यों? देखिए, आता हुआ क्वेश्चन इंसान अगर गलत करे तो फिर भाई क्या करेगा वो। देखिए, अब भाग 15 में 326 के तहत वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किया गया है। ये सब, चलिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब देखिए क्या है, देखिए वयस्क मताधिकार 326 पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की ये उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक हो गया। 326 में संशोधन कर घटा दिया था। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्या है? राज्य विधानमंडलों के हेतु निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची होगी। धर्म जाति लिंग निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मन स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। मेरे को भी सभी लग रहे थे गुड, लग रहे थे क्या? फिर हैं तो सही सभी। वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे चुनाव राज्य विधानमंडलों के, ठीक है। क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए निर्वाचक सूची होगी हर जगह, मतलब क्षेत्रों में भी तो होती है तो सूची। धर्म जाति लिंग इनके आधार पर कोई सूची नहीं बनाई जाएगी। बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। और राजनीतिक दलों का अपने मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ऑब्वियसली। ऑल आर राइट। चलो ठीक है, ये भी हो गया। बाप रे भाई, इसमें क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव कितना आया था अभी तक? ये रामनाथ कोविंद समिति, ये एक राष्ट्र एक चुनाव वाला, ठीक है। अगर ये लागू हो जाता है तो किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? फिर तो बहुत सारे अनुच्छेद में था, वो तो मैं अब पीछे देख के आ रही थी कहीं। बाप रे, इसको पूरा पढ़ो यार, छोड़ो ये क्वेश्चन ही, यहाँ ई दे रखा है वैसे भी ऑप्शन। देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल और लोकसभा के कार्यकाल के समरूप करने की आवश्यकता होगी। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें क्या होगा? जितने भी राज्यों में लोकसभाएँ हैं और विधानसभाएँ हैं, सबका कार्यकाल। देखिए, कभी बिहार में इलेक्शन होते हैं तो उत्तराखंड में नहीं होते, उत्तराखंड में हो रहे होंगे तो ये पूर्वांचल में नहीं होते। मतलब कोई फिक्स थोड़ी ना है कि किस राज्य में कब इलेक्शन होंगे। हमारे यहाँ तो इलेक्शन कभी भी होते रहते हैं ना, मतलब 5 साल के अंतराल में तो हर जगह होते हैं, लेकिन मतलब डिसाइड नहीं है कि हर, मतलब एक ही बार में, जैसे अगर सभी स्टेटों में एक ही दिन कर दें इलेक्शन तो तब तो गजब हो जाएगा ना। तो वही है, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इसमें यही है, सभी राज्यों की विधानसभाओं और जो लोकसभा सीटें हैं सभी कार्यकाल समरूप कर देंगे, आवश्यकता होगी। तो अगर ऐसा करेंगे तो उसमें क्या होगा? राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को तदनुसार बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए, कहीं अगर 2000 ये कौन सा चल रहा है 26 में भी कहीं पे
ख़त्म होने वाला है 27वां कार्यकाल, हमारे यहाँ जैसे 27 में इलेक्शन है, लेकिन बिहार में तो हो चुके हैं ना। मैथिली ठाकुर परसों ही तो एमएलए बनी है लोकसभा के चुनाव में, तो वहाँ वहाँ की और यहाँ में फिर अंतर नहीं पड़ जाएगा। तो मतलब इनमें क्या होगा कि मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ या तो वहाँ घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल थोड़ी ना वो करेंगे। और फिर देखिए क्या है, लोकसभा के कार्यकाल को भी उसी के अनुरूप समायोजित करना पड़ेगा, और है ना फिर लोकसभा में भी इसी तरह से समायोजित करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह सिस्टम कम ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में प्रावधान करने होंगे। हाँ, जैसे कहीं पे होता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, विधानसभा भंग हो गई, या कहीं पे सरकार ख़त्म हो जाती है, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वहाँ पर फिर और उसी राज्य को संभालने के लिए फिर मतलब और भी दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ा। मतलब समझ रहे होंगे आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जैसे मतलब हर जगह वो है, मतलब कार्यकाल अगर कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ 5 साल का है, कहीं 3 साल हो गए, फिर 2 बचे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ की सरकार ख़त्म हो गई, फिर उसको फिर वहाँ पर अगर फिर भी लोकसभा को भी उसी में ख़त्म करो, फिर ये ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाएगी ना। तो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद प्रभावित होंगे। देखिए कौन-कौन से बोल रहा है ये, इन अनुच्छेदों को तो याद करने में भलाई है, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक है। देखिए एक अनुच्छेद 83 83 इसमें क्या है, संसद के सदनों की अवधि, अवधि तो मेन प्रभावित हो रही है ना। 83 85 में क्या था, राष्ट्रपति का सत्राहुत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना, संसद के सत्र वाला, ये वाला ये भी प्रभावित होगा। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। देखिए संसद की अवधि कितने में थी, 83 में थी, और विधानमंडलों की अवधि 172 में थी। और आर्टिकल 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन 85 में। और अब ऐसी विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन है 174 में। देखिए 4 अनुच्छेद तो 72 सॉरी 82 172 82 172 85 और 174। और 356 क्या था, ये आपातकाल वाला था, मतलब अगर राष्ट्रपति शासन वाला संवैधानिक तंत्र वो विफल हो गया तो फिर इसको लगाएंगे। तो इसमें भी मतलब इतने सारे आर्टिकलों में चेंज पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन ये हो गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय चुनाव उच्च स्तरीय समिति का गठन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को किया गया था। रिपोर्ट दी थी 14 मार्च 2024 को द्रौपदी मुर्मू जी को। ओके, निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। निर्गम मत सर्वेक्षण, वो एग्जिट पोल कैसा चला रहता है, वो एग्जिट पोल, जब एग्जिट पोल चलता है तो न्यूज़ में बस एग्जिट पोल चलता है। क्या है ये एग्जिट पोल, ये को इसका तो यही सही है। मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चल सके कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है, मतलब किसको वोट दे रखा है, तो उनके अनुमान के अनुसार से लगाते हैं। तो वही है एग्जिट पोल, निर्गम मत सर्वेक्षण। ठीक है, जिसके मतदान के बाद तुरंत पता लगाते हैं कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल को मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए सर्वे एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2009 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1,10,000,000 कितनी होगी। ये कुछ पुराना क्वेश्चन है यार, ये अभी भी यही होगा क्या डाटा। हाँ 2019 में 908, ये 19 का तो दे रहा है, 19 में चलो देख लेंगे यार इसको। अभी क्या है करंट का डेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए, छेड़ना चाहिए बीच में। यूपीएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। हम क्यों पढ़े भाई इसको, अभी छोड़ो। ओहो। हाँ, इसका मेन पॉइंट क्या है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 क्षेत्रों से अधिक क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर साथ साथ वो चुनाव हो रहे या आम चुनाव हो रहे इनमें। इसमें क्या है,
ये तो हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था ना। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के तहत द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के किसी दोष सिद्धि होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। हाँ, ये तो हो जाएगी 6 वर्षों के लिए योग्यता। दोष सिद्धि होने के बाद तो था ही 6 साल के लिए। क्या है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। क्या है ये? ये तो नहीं लग रहा कि सही होगा। है ये भी सही? बाप रे भैया, ये इसके क्वेश्चन नहीं भी आते तो कोई बात नहीं है, दिल छोटा नहीं करने हैं। अच्छा, आगे देखिए। चुनाव लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने अब किसी चुनाव निर्वाचन के प्रत्याशी नहीं कह सकता है। सही है। एक अभ्यर्थी एक या अधिक सीट संसदीय निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई अभ्यर्थी एक या अधिक संसदीय हो सकता है ना, 2 से ज़्यादा में नहीं था। 2 से अधिक क्षेत्रों में नहीं लड़ सकता है, 1 से अधिक में तो लड़ सकता है। हाँ, तो ये हो गया। और क्या है, और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से ही संबंधित है, मतलब चुनाव से ही संबंधित थी कुल मिला के। लोकसभा के चुनाव 1990 में चुनाव सुधारों के लिए 1990 में आई है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? चुनाव से 1990 में आई है। अभी इनको लूज एंड में करेंगे यार, शॉर्ट में। बहुत हो गया ये आपसी, सॉरी। हाँ, बीच में ये मेरी अपने काम अच्छे नहीं हो रहे मेरे। दिनेश गोस्वामी समिति किससे? चुनाव सुधारों से। अच्छा ठीक है। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। 47 है यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे याद है तो मैं पहले बता देती हूँ, तो ये गलत हो गया। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। सही है एकदम। कथन 2 सही। सी, कथन 2 सही है। तीसरा भी है क्या? अरे मैं देखा ही नहीं। परि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। नहीं यार, लोकसभा आयोग क्यों करेगा परिसीमन आयोग की नियुक्ति? ये आर्टिकल 82 में हुआ है परिसीमन आयोग का उल्लेख। ठीक है। ये क्या है? 543 में से कितनी? 84 सीटें SC के लिए हैं, 47 सीटें ST के लिए हैं। तो पहला गलती हो गया। परिसीमन आयोग का गठन आर्टिकल 82 के तहत संसद द्वारा बनाई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही बात है, नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है? परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है, दोनों सही है, कोई नहीं कर सकता है। परिसीमन आयोग सब खतरनाक है, बहुत चीज भयानक चीज़ है ये। ठीक है। परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है, जिसका मुख्य कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करना है। ठीक है। 5 बार, इसमें तो 5 ही बार दे रखा है, लेकिन वैसे 4 बार है लक्ष्मीकांत में और किताब में। आई डोंट नो, देख लेंगे, देखा जाएगा। वैसे भी डिलीट तो होते ही है हमारे आयोग में क्वेश्चन। डिलीट ही होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है। इसमें क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व नर जातीयता लिंग हेतु विचार आधारित समूहों के सुलभ बनाती है। सही है व्याख्या भी, बल सही होगी फिर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का व्यवस्था। यार मैंने बहुत लास्ट में गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मत लेना। मैं प्राइवेट कर दूंगी वीडियो को अगर किसी ने ज़्यादा ड्रामा किया तो। ठीक है, चुपचाप क्लास देखो, सिलेक्शन लो, बस हो गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बाकी। ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, हाँ ये तो करती है। खैर यार कितना है ये? वेट, हाँ 1 सेकेंड है। इसको कर ही लेते हैं यार अब। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ, हाँ जहाँ क्या कोई
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ तो चाहिए ही। द्विदलीय, द्विदलीय जो है तो क्या अनुपातिक लगाएंगे वो, दो ही जो लोग हैं तो वोट देने वाले। फर्स्ट पास्ट पोस्ट, पहला आए सब ले जाए, फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट पद्धति प्रचलित है। हाँ ये तो है। राष्ट्रपति संसदीय, हाँ पहला ही नहीं है ये, दूसरा नहीं है द्विदलीय वाला। इसमें क्या होगा ये, फर्स्ट अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये तो जैसे बहुत लोग, जैसे एक मिनट समझाती हूँ। जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये 4 कैंडिडेट है, ठीक है, ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। तो इनमें से हैं, सपोज आपको ए, सबको आपको जैसे बी अच्छा लगता है पहले में, ए दूसरे में लगता है, सी तीसरे में लगता है, ऐसे ही किसी दूसरे को ए पहले में लगा, ये दो बी दूसरे में, सी तीसरे में, ऐसे करके ये एक में, फिर ये दो में, ये तीन में, ऐसे करके। तो फिर एक में, दो में, तीन में, तो ए का पहले एक ज़्यादा है ना, तो अनुपातिक में ए का ज़्यादा हो जाएगा। फिर ऐसे फिर दूसरे में रखेंगे बी को, थर्ड प्रेफरेंस में इसकी, मतलब इनका कुल मिला के सेक्स ऐसे करके वोट देखेंगे, मतलब किसका ज़्यादा है हो रहा है करके। तो अब जैसे दो लोग होंगे मतलब क्या बोलते हैं वो, द्विदलीय वाले में, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो इसी का ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे हल्का फुल्का। तो अभी वीवीपैट देखते हैं। मैंने गलती कर दी यार, इसका दो, एक सेकेंड, एक काम करते हैं ना, वीवीपैट, वीवीपैट से आगे दूसरी वीडियो में नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, जय श्री राम।